हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। आज हम लोग यहाँ पर सीटेट का जो मेथड पेपर होता है, या तो आपने हिंदी या उर्दू लिया होगा। अगर आपने उर्दू लिया हुआ है, आपका चाहे फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो, मैं आपको उर्दू का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर करने वाला हूँ आज कि आप जो है इस वीडियो के माध्यम से अपना उर्दू में जो है 30 में से 30 नंबर लेकर के आएंगे। ये मेरा तजर्बा कहता है। चलिए उसको समझते हैं किस तरीके से आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप बेहतर से बेहतर नंबर ला सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ज़बान उर्दू में आपने कौन सा लिया हुआ है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर हिस्सा जो है 4 है, और ज़बान आपने कौन सा चुना है, उर्दू का फर्स्ट ज़बान अगर चुना है। तो ये देखो, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं यहाँ पर। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज चुना है उर्दू का, तो आप कहाँ से कहाँ तक 91 नंबर ऑफ क्वेश्चन से 120 तक चलेंगे। ठीक है। अगर उसी तरीके से अगर आपने क्या किया हुआ है, अगर आपने सेकंड लैंग्वेज लिया है तो 120 से लेकर के 150 तक चला जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर उर्दू का फर्स्ट लैंग्वेज लिया है तो इसको अभी समझते हैं हम लोग, देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा हुआ है, और पूरा कॉन्सेप्ट आज मैं आपका क्लियर करा के रहूँगा। चलिए, दिया हुआ है यहाँ देख सकते हैं आप। ये कह रहे हैं कि हिदायत, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको कहाँ से कहाँ तक देखने के लिए मिलेगा, 91 से लेकर के 91 से लेकर के 99 तक क्या कहते हैं कि आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अब ये देखो भाई, ये क्वेश्चन किस तरीके से है। ये जो है इसको उर्दू में इख्तिबास बोलते हैं या मजमून बोलेंगे, जिसे कहते हैं अनसीन पैसेज। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसकी प्रैक्टिस आपको मैं बता दूंगा कैसे करना है, और इसका आंसर भी आपको यहीं से मिल जाएगा। देखिए, इन्होंने लिखा है, क्वेश्चन है कि आज के साइंसी दौर में चांद की ज़मीन पर तहकीक का काम काफ़ी बढ़ गया है। साइंसदानों का ख्याल है कि चांद एक क्या है, गोल कुर्रा है, यानी कि एक गोल गेंद की तरह से है, जिसमें कि क्या है, हरारत है, ना रोशनी, ना ऑक्सीजन, ना नबातात। नबातात किसको बोलते हैं, पेड़ पौधों को बोलते हैं। ये सूरज की रोशनी को आईना की तरह से क्या करता है, मुनाकिस करता है। मुनाकिस करना का मतलब होता है परछाई दिखाना। जैसे आप आईना के सामने खड़े होते हो ना, कैसे आपका परछाई वो दिखाता है, उसको बोल रहा है। और हमें चमकता नज़र आता है। ज़रा गौर से देखिए तो ये समझ में आ जाता है कि चांद का सबसे ज़्यादा चमकदार हिस्सा सूरज से बहुत ज़्यादा करीब रहता है। क्यों? क्योंकि चांद का हमें वही हिस्सा दिखाई देता है जिस पर सूरज का क्या कहते हैं, रोशनी पड़ता है। ठीक है ना। चांद ज़मीन के गिर्द बैज़वी मदार में घूमता है। बैज़वी का मतलब क्या होता है, अंडा होता है। ठीक है ना। और मदार का मतलब होता है जिस पर चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना। तो बैज़वी मदार की तरह से घूमता है। हमें चांद का सिर्फ वो हिस्सा नज़र आता है जिस पर पूरे तौर से सूरज की रोशनी पड़ती है। ज़मीन से चांद तक का सफ़र ज़मीन के हर सफ़र से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि ख़ुद ज़मीन और चांद हर वक्त निहायत तेज़ी के साथ क्या करता है, खला में सफ़र करते रहते हैं। इसलिए खला में उनका मकाम बदलता रहता है। खला से मुराद वो जगह जो हवा से खाली हो। ठीक है, ये याद रखिएगा। यही सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे। चांद का सफ़र एक खलाई सफ़र है। आज के इंसान ने खुद चांद पर उतर कर तस्वीर उतारे, यानी कि चांद पर गए और जाकर के फ़ोटो खींचा। राख और पत्थर के नमूने हासिल किए। उन नमूनों का तज्जिया किया गया जिनसे पता चला कि चांद के ज़मीन पर कार्बन मौजूद है। चांद से लाई गई मिट्टी और पत्थरों से अब पता चला कि चांद पर किसी किस्म की ज़िंदगी नहीं है। अब देखो बच्चे, सारे जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ना, आपको यहीं से मिलेंगे। ये जो कोटेशन दिया हुआ है, इसी को आपको बढ़िया से पढ़ना है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे ना तुमको, वो सब तुमको दिमाग में रखना है। देखो, यहीं से अब आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। खटाखट हम लोग उसका आंसर देते हुए चलेंगे। ठीक है ना। देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पर 91 नंबर पर क्या पूछा हुआ है कि खला से मुराद, देखिए यहाँ पर खला से मुराद क्या है, कौन सी जगह है। ऑब्वियसली वो जगह जहाँ बादल है, बिल्कुल नहीं, बादल का जिक्र नहीं। वो जगह जहाँ सन्नाटा का जिक्र नहीं है। वो जगह जो हवा से खाली हो, बिल्कुल लिखा हुआ है भाई कि वो जगह क्या है जो कि हवा से खाली हो। ये तुमको यही कोटेशन में मिल जाएगा। ठीक है, आई होप के समझ में आ गया होगा। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर देखिए, चांद से लाई गई मिट्टी और पत्थरों से क्या पता चलता है। चांद पर किसी किस्म की ज़िंदगी नहीं, ऑब्वियसली यही है ना आपका। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा ही देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भाई जो मिट्टी हमने लाया हुआ है ना चांद से, देखो यहाँ पर दिया हुआ है आपका, ये देखो, चांद पर लाई गई मिट्टी और पत्थरों से पता चलता है कि चांद पर किसी किस्म की ज़िंदगी नहीं है। अगर आप जो है गाइड देखोगे तो वहाँ पर आपको इसका आंसर गलत मिलेगा। यही वजह है कि मैं आपको सारे आंसर सही कराने वाला हूँ। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, देख सकते हैं, चांद पर किसी किस्म की ज़िंदगी नहीं है। आई होप के समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग, यहाँ पर दिखा है 93 नंबर पे। ठीक है, 92 हो गया, 93 पे लिखा है तस्वीर की जमा क्या है भाई। देखो, तस्वीर की जमा इन्होंने क्या है यहाँ पर दे दिया है। देखो, तस्वीर की जमा क्या है, तस्वीर। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं, तस्वीर। ठीक है, आई होप के समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट है कि ज़मीन का मुतज़ाद क्या है। मुतज़ाद का मतलब होता है उल्टा। ऑब्वियसली ज़मीन का मुतज़ाद क्या हो जाएगा, आसमान हो जाएगा, क्योंकि कायनात का मतलब भी ये दुनिया होता है, अर्ज़ का मतलब भी ज़मीनें होता है, आसमान इसका उल्टा हो गया, फ़र्श का मतलब भी ज़मीनें होता है, तो इसका क्या उल्टा आंसर इसका क्या हो जाएगा, यानी कि आसमान ज़मीन का उल्टा हो जाएगा, यानी कि मुतज़ाद हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। 95 में देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। यहाँ देखिए, साइंसी दौर में कौन सा काम काफ़ी बढ़ गया है। चांद की ज़मीन पर तहकीक का काम बिल्कुल, आलूदगी तो था ही नहीं, खला की बात है ही नहीं, बंजर ज़मीन की बात है ही नहीं, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल पहला। एकदम टाइम नहीं गंवाना है, फटाक से इसका आंसर मारना है चांद की ज़मीन पर, क्योंकि वहीं पीछे जो आपने कोटेशन पढ़ा है उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। 96 नंबर पे क्वेश्चन देखेंगे क्या कहते हैं ये। 96 नंबर पे देखिए, यहाँ पे 96 नंबर पर ये कह रहे हैं कि भाई साइंसदानों के ख्याल में चांद में क्या नहीं है। ठीक है, हरारत है, ना ज़िंदगी है, ना ऑक्सीजन, और भी बात हुई है, देखो नबातात वाली भी बात थी, ढूंढो कहाँ है, देखो हरारत है, ना रोशनी है, ना ऑक्सीजन है, ना नबातात है, सब कुछ आ गया है। तो यही कोटेशन हमने पीछे भी पढ़ा था कि भाई क्या है, ना हरारत है, ना रोशनी है, ना ऑक्सीजन है, ना नबातात है। तो इसका आंसर तीसरा नंबर का हो जाएगा। यहाँ पर नहीं लिखा है बट ये वाला इसका आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर पर। आई होप के समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। 97 में चांद सूरज की रोशनी कैसे मुनाकिस करता है। मैंने दिखाया था आपको कैसे, आईने की तरह से। शीशे की तो बात ही नहीं है, जो वर्ड एक्चुअल में दिया गया है वही आपको आंसर देना है। शीशा का मतलब भी आईना होता है, लेकिन जो वर्ड उसने यूज़ किया वही आपको यहाँ पर भी देना है। आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। चांद ज़मीन के गिर्द किस मदार में घूमता है, वही भाई अंडे वाली शक्ल में मैंने बताया था आपको। देखो बैज़वी मदार में, यानी कि पहला वाला इसका जो आंसर है वो एकदम सटीक बैठेगा, क्योंकि पीछे दिया हुआ है। चांद का हमें कौन सा हिस्सा नज़र आता है जिस पर सीधे तौर पर सूरज की रोशनी पड़ती है। ठीक है ना, देखा ये चीज़ जो पीछे आपने पढ़ा है कि ऑब्वियसली जिस पर सीधे तौर पर चांद की रोशनी पड़ती है वही आपका सटीक आंसर हो जाएगा, और ये चीज़ आपको पीछे देखने के लिए मिला हुआ है, किसमें, कोटेशन में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 में यहाँ से आपका क्वेश्चन बदल जाता है। वहाँ पर लिखा हुआ था कि भाई 99 तक जो है इसी इक्तिबास यानी कि कोटेशन से आपको इसका आंसर देना है। अब उसके बाद आता है यहाँ पे, नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। अब ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 100 से लेकर के 105 तक, यानी कुल 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। किसमें से, ये जो नज़्म दी गई है, ये जो शेर दिया गया है, इसमें से। देखो पहले इसको पढ़ लो अच्छे तरीके से। दर्द मन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं अच्छा ना हुआ, बुरा ना हुआ, जमा करते हो क्यों रकीबों को, रकीब मेरा दुश्मन, एक तमाशा होगा गिला ना हुआ, है खबर गरम उनके आने की, आज ही घर में क्या है, बोरिया ना हुआ, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ, जिन दी हुई उसी की थी, है ना, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हमसे हक अदा ना हुआ। ठीक है ना। अब देखो भाई इसी बिहाफ पर आपके सारे क्वेश्चन रहेंगे, जितना भी था ना ये सब के बिहाफ पर आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो आई होप कि अच्छे से अगर आपने पढ़ा है तो इसका आंसर भी दे दोगे। महबूब के आने की खबर सुनकर क्या होता है, उदास क्यों होता है, भाई घर में बर्तन नहीं है, बर्तन की बातें नहीं है, घर में मिठाई की बातें नहीं है, घर में बोरियां नहीं है, इसी की बात हुई है। देखा यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो घर में क्या है, यहाँ पर घर कहाँ आया हुआ है, यहाँ देख सकते, ये रहा घर आया हुआ है, घर में बोरिया ना हुआ। ठीक है ना, तो इसका आंसर ये बैठ जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। जमा की, हक की जमा क्या है भाई, हक की जमा आपको यहाँ नहीं मिलेगा, आपको याद होना चाहिए। हक की जमा हुकूक होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाश, यानी कि चौथा वाला आपका इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन 101 था, अब 102 पे चलेंगे। यहाँ आपको इसका देखने के लिए मिलेगा कि 102 में लिखा है कि हक तो है कि हक जो है अदा आ जाएगा। यहाँ पे पहला वाला आंसर इसका अदा आ जाएगा कि क्या है, अदा ना हुआ। अता वफा जफा की तो बातें नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर 103 में लिखा है, पहले मिसरे में शायर ने किसको दर्द का मन्नत कश ना होने दिया, यानी कि किसको दिया भाई, दवा की बात की ना यहाँ पे। वफ़ा हवा जज़ा की तो कोई बात ही नहीं है, दवा की बात कही है, तो ऑब्वियसली ये चौथा नंबर का जो आपका है, चौथा नंबर जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। 104 में कह रहा है कि शायर अपने महबूब से क्या शिकायत कर रहा है भाई, दोस्तों को जमा करने की शिकायत कर रहा है, या फिर अजीज़ों को जमा करने की, या राहगीरों को जमा करने की। ऑब्वियसली वहाँ पर आपने देखा होगा रकीबों को जमा करने की बात कही गई है, तो आंसर नंबर 4 आपका जो है सटीक हो जाएगा कि क्या कर रहे हैं, रकीबों को जमा कर रहे हैं। 105 में देखिए कि शायर का बंदगी में भला क्यों ना हुआ, क्यों, इसका आंसर एकदम सटीक बैठेगा। हमान तो था ही नहीं, फिरौन भी नहीं है, शद्दाद भी नहीं है, तो इसका नमरूद देखा होगा आपने मिला वहाँ पर कोटेशन में, तो इसका सटीक आंसर क्या बैठ जाएगा, आंसर नंबर 1, यानी कि नमरूद की खुदाई की वजह से इसका क्या हुआ, भला ना हुआ। ठीक है ना, आई होप कि समझ में आ गया होगा। 105 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 106 की तरफ। देखिए
106 में देखिए, अब जो है असल में जो है एक्चुअल में जो अब आपको ध्यान देना है। यहाँ तक तो बहुत आसान था, कुछ भी बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि भाई पढ़ो उठा करके, उसी में से उसका आंसर दो, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन जो था जमा के ऊपर पूछा हुआ था, वाहिद जमा वाला। अब जो है एक्चुअल में अब बात आती है कि भाई अब कैसे किसका आंसर बनेगा, क्योंकि पेडागोजी 100 शुरू हो जाता है। 15 क्वेश्चन आप ऐसे बना लेंगे, 15 क्वेश्चन पेडागोजी के होते हैं। अब उसको आपको बढ़िया से देखना है, ठीक है ना। देखिए 106 में कह रहा है, 6 में कह रहा है कि बोलने में सही लफ्ज़ की सही तरतीब और तलफ़्फ़ुज़ से इस्तेमाल करना क्या है। अगर सही तरतीब, सही लफ्ज़ और सही तलफ़्फ़ुज़ यानी कि उच्चारण यानी कि प्रोनंसिएशन अगर आप सही से करते हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे। पहला है ज़बान का अमल, बिल्कुल नहीं हो सकता है। बिल्कुल ज़बान के अमल में सारी चीज़ें नहीं आ सकती है, क्योंकि तरतीब कैसे आ सकता है भाई। मुस्तामल भी बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है आपका बोलने का तरीका, ये भी नहीं हो सकता है। मुझे लगता है इसका पूरा सटीक आंसर क्या होगा, बदन ज़बान यानी कि बॉडी ऑफ लैंग्वेज। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसमें 3 चीज़ें हैं, क्या है, बोलने में सही लफ्ज़, सही तरतीब और सही तलफ़्फ़ुज़। पूरा बॉडी ऑफ लैंग्वेज की बात हो रही है, एक ही किसी चीज़ की बात नहीं हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 3 यानी कि बॉडी लैंग्वेज इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये पेडागोजी आप समझ रहे होंगे। कहानी अब देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। कहानी कहने को बतौर तदरीसियाती आले कार इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आप पढ़ा रहे हो और जो है पढ़ाते पढ़ाते कहानी कह करके आप जो है एक तदरीस का आला इंतखाब कर रहे हो। तो इससे क्या समझ में आता है भाई आपको। देखो ज़बान और अदब की महारतों को फ़रोग़ देने के लिए, क्लास रूम में नज़्म व ज़ब्त रखने के लिए, या फिर सुनने की सरगर्मी तो बिल्कुल नहीं होगी। सुनने सिर्फ सुनाना तो नहीं है ना आपको, बच्चों को बोलने की महारत सिर्फ बोलने की तो नहीं, बल्कि आपको इसका आंसर हो जाएगा क्लासरूम में नज़्म व ज़ब्त यानी कि एकदम सिस्टमेटिक वे में मैनेजमेंट बना करके रखने का काम आएगा। क्योंकि कहानी सुनने के लिए बच्चा एकदम पूरा अच्छे से बैठ जाता है कि भाई अच्छे से सुनना है। 108 में देखते हैं क्या कह रहा है। सियाक में कवायद से मुराद है, ठीक है। 108 में कह रहा है कि भाई सियाक में क्या है, कवायद से मुराद है कि सियाक में देखे और पढ़े जाने वाले फितरी ज़बान की मिसालों से आमोजिश है। देखो इसका यही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि सियाक वही होता है, सियाक और सबाक क्या होता है, यानी कि जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कही जा रही है उसी कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ सुनी जानी चाहिए, है ना। कहीं की बात कहीं उठा के नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। तो सियाक में देखे और पढ़े जाने वाले जो अल्फाज होते हैं फितरी ज़बान के मिसालों से आमोजिश होते हैं, बने हुए होते हैं। आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग 109 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि दर्ज झेल में से कौन मुताले की महारत नहीं है। देखो इन्होंने कहा है कि नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। मुताला का मतलब होता है स्टडी या फिर इसको अध्ययन बोलते हैं हिंदी में। तो पहला क्या है, तहक़ीक़ का खाका तैयार करना, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मुताले से तहक़ीक़ का कोई खाका तैयार नहीं किया जा सकता है। किसी प्रोग्राम का एजेंडा तहरीर करना, ठीक है ना। देखो भाई ये नहीं है तो इसको यहाँ देखो इस तरीके से कर सकते हो, तहक़ीक़ का खाका तैयार इससे कर सकते हैं मुताला करके, ठीक है। लेक्चर से भी कर सकते हैं मुताला करके, पढ़ने के दौरान नोट भी बना सकते हैं मुताला करके। लेकिन प्रोग्राम का एजेंडा से मुताले से क्या ताल्लुक़ है भाई, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। यानी कि किसी प्रोग्राम का एजेंडा तहरीर करना, कैसे उससे मुताले से कोई ताल्लुक़ हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरा यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 109 के बाद 110 देखेंगे। इन्होंने लिखा है कि दरसी किताबों के मुसन्निफिन हमेशा नसरी इक़्तिबास, नसरी का मतलब होता है कहानी, देख सकते हैं यहाँ पे नसरी इक़्तिबास, इक़्तिबास मतलब होता है कोटेशन, नज़्म बयानिया को और असली तहरीरों को अपनी किताबों में क्यों शामिल करते हैं। कोई भी किताब आपने देखा होगा ना, उसमें कहानी, किस्से, ड्रामे ऐसे होते हैं, तो भाई वो शामिल क्यों करते हैं, क्यों लिखते हैं उसमें, ठीक है। पहला ऑप्शन है वो मशक़ तैयार करने में मुआविन होती है, ठीक है ना। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। वो मुताले के लिए मौजू होती है, ठीक है। ये इस आंसर में कोई दम नहीं है। उसके बाद लिखा है कि वो मुस्तनद और फितरी ज़बान में होती है, इसमें दम है। देखो वो मुस्तनद होती है और क्या होती है, फितरी ज़बान में होती है, यानी कि उसका जो ज़बान होता है वो नेचुरल होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि तहरीरों को अपनी किताबों में शामिल करते हैं। मुसन्निफिन ऐसा हमेशा इसलिए करते हैं, ठीक है ना। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 110 के बाद में 111वां नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दर्ज झेल काम को क्या कहते हैं, यानी कि नीचे जो काम दिए गए हैं ना उनको कहते क्या है, यही इन्होंने पूछा हुआ है। तो देखते हैं भाई क्या काम है जो कह रहे हैं ये। उस्ताद अपनी रफ्तार से मतन को पढ़ कर सुनाता है। मतन मतलब क्या होता है, टेक्स्ट, यानी कि जो भी नोट्स है, नोटबुक में है टेक्स्ट जो लिखे हुए हैं उसको पढ़कर सुनाता है। और आमोज़गार, आमोज़गार मतलब स्टूडेंट हो जाएगा, यानी कि जो सीख रहा है।
देखो आमोजीदन जो है ये फारसी वर्ड है और उसी से बना है आमोजगार, यानी कि जो सीख रहा है, यानी कि स्टूडेंट हो गया। ग्रुप में जल्दी जल्दी कुछ नुकात लिखते हैं, यानी कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखता है और फिर बाद में मतन की दोबारा तश्कील करते हैं, यानी कि जो पढ़ा उसको फिर दोबारा तश्कील करना, यानी कि बनाना, ठीक है ना। तो उसी तरीके से दूसरी चीज़ उसमें बनाते हैं, तश्कील करते हैं। तो इसको आप क्या कहोगे, ठीक है ना। दोबारा लिखने का काम बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर तश्कील आ रही है ना, तो दोबारा लिखने का काम का कोई मतलब ही नहीं है। एक होता है बाहमी इमला, यानी कि साथ में मिल करके इमला लिख रहे हैं, वो इमला या फिर कवायद का इमला, कवायद की तो बात ही नहीं है। तो इसका आंसर जो सटीक हो जाएगा बाहमी इमला हो जाएगा, ठीक है ना, दूसरे नंबर का। और ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ करके दोबारा से तश्कील कर रहे हैं, यानी कि उसको सही कर रहे हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, बाहमी इमला, यानी कि सब लोग साथ में मिल करके उसको कर रहे हैं। 11वां नंबर हो गया। अब जो है उसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। 112, पहली ज़बान को फ़रोग़ देने से उमूमन क्या मुराद लेते हैं। पहली ज़बान यानी कि आपकी अपनी जो ज़बान है, ख़ुद की मादरी ज़बान जिसे आप कह सकते हो। फ़रोग़ का कोई मतलब ही नहीं है, वक़ूफ़ से यहाँ पर कोई ताल्लुक़ नहीं है। आमोदिश है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा सटीक आंसर हो जाएगा क्या, अपने आप सीखना। ऑब्वियसली भाई मादरी ज़बान में, आप पहला ज़बान का मतलब होता है मादरी ज़बान, तो मादरी ज़बान में सीखने से क्या मुराद हो सकता है भाई, सच में अब बच्चा जो है अपने आप ही सीखेगा। 12 के बाद में देखेंगे 13वां नंबर, पहली जमात यानी कि पहला क्लास का जो उस्ताद के क्लास में मुख्तलिफ मादरी ज़बान बोलने वाले बच्चे हैं। कोई उड़िया बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग ज़बान बोलने वाले। उस्ताद उन बच्चों से मुख्तलिफ मादरी ज़बानों में आदाब व तस्लीम, यानी कि जो तरीक़े हैं, डिसिप्लिन है, आदाब व तस्लीम के तबादले के लिए, तबादला का मतलब होता है बदलना, कि भाई तुम मेरे उड़िया से सलाम करो, मैं तुम्हारे भोजपुरी से क्या कहूँगा, वेलकम कहूँगा। तो ऐसे जब बदलेंगे, ठीक है ना, इस तरह तलबा रोज़ मुख्तलिफ ज़बानों के नए नए अल्फाज मुतारिफ़ का मतलब होता है फैमिलियर, यानी कि परिचित होंगे। इस तरह उस्ताद क्या हिकमत अमली इख्तियार कर रहा है, अगर इस तरह से उस्ताद करता है तो इसको क्या हिकमत अमली बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसका देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पहला है तनव्वु बतौर हिकमत अमली, ठीक है ना। देखो ये तो नहीं होगा, तनव्वु से इसका मतलब नहीं है। यकसानियत तो कभी नहीं हो सकता है, ये कट जाएगा एकदम यकसानियत, क्योंकि यक अकेला तो नहीं है ना। उसके बाद कसीर लिसानियात बतौर माखज़, है ना, बहुत ही ज़बानें जानना, बहुत ज़बानें से बात का मतलब नहीं है यहाँ पर क्या है, कसीर लिसानियात बतौर माखज़, यानी कि बहुत लिसानियात का मतलब होता है लैंग्वेज, भाषा, तो कसीर लिसानियात बतौर माखज़ यानी कि अख़ज़ करना है, एक दूसरे से लेना, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। और कोई क्वेश्चन क्वेरीज होना तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप उसमें सुझाव भी दे सकते हैं कि सर आप इस तरीके से पढ़ाएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। 114 में कह रहे हैं कि दर्ज झेल में से कौन आमोज़गारों को ज़बान से मुतारिफ़ कराने का मिसाली तरीक़ा नहीं है। फिर से आ गया, देखो नहीं है, थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है ना। तो नहीं है, कौन सा हो सकता है, देखिए हुरूफ़ तहज्जी की हरूफ की तदरीस, है ना, बोलने और सुनने में शिरकत, नज़्म और गाने। देखो भाई ये कह रहा है कि ये हुरूफ़ तहज्जी या फिर ये कह लो कि आप जो है कौन सा आमोज़गार, मैंने फिर से बोला आमोज़िदन का मतलब है सीखना, यानी कि जो बच्चा सीख रहा है उसको कौन सा मिसाली तरीक़ा हो सकता है। तो ये कहा है कि नहीं हो सकता है। ऑब्वियसली हुरूफ़ तहज्जी से बच्चे को सिखाया जा सकता है, बोलने और सुनने के शिरकत यानी कि उसको शरीक करेंगे तो भी सिखाया जा सकता है। मुस्तामल लफ्ज़ और छोटे जुमले बिल्कुल हो सकता है, लेकिन नज़्म और गाने से जो है ना भाई आमोज़गार को मुतारिफ़ कराने से कोई मतलब नहीं है। नज़्म और गाने वो एक लेवल सीखने के बाद में वो आगे सीख सकता है, ठीक है। तो ये था आपका आंसर। 114 के बाद में हम लोग 115 देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। कह रहा है कि मादरी ज़बान में मबनी कसीर लिसानियात क्या है, यानी कि आपका जो मादरी ज़बान है, चाहे वो हिंदी उर्दू कुछ भी है, तो उसमें कसीर लिसानियात से क्या मिसाल है। कसीर लिसानियात का मतलब होता है बहु लैंग्वेज, यानी कि बहुत सारे भाषाएँ। पहले नंबर पर दिया हुआ इन्होंने पहले मादरी फिर मज़ीद ज़बानों की आमोदिश, ठीक है, बहुत सी ज़बानें उसके बाद में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ना आपको, ये देखिए यहाँ पर पहला जो है आपका, यही आपका सटीक आंसर होगा, क्योंकि पहले मादरी फिर मज़ीद ज़बानें, क्योंकि पहले मज़ीद ज़बानें। ऐसा कोई होता है क्या, पहले जो है इंसान इंग्लिश सीख रहा है फिर जो है हिंदी सीख रहा है, अगर उसकी मादरी ज़बान है, तो ऐसा नहीं होता है। पहले वो क्या सीखता है, मादरी ज़बान जान रहा होता है, उसी मादरी ज़बान के बिहाफ पर वो क्या सीख लेता है, फिर दूसरी ज़बानें यानी मज़ीद ज़बानें सीखता है। आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। 15 के बाद में 16 में कह रहा है कि स्कूल की तालीमी पॉलिसी में ज़बान जानी जाती है। तालीमी पॉलिसी की बात कर रहा है भाई, ठीक है ना। सॉरी, कह रहा है कि भाई मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लिसानियात ये नहीं होगा, ठीक है ना।
क्योंकि मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लिसानियात की बात नहीं होती है। सह लिसानी फार्मूला ये क्या कहते हैं कि हो सकता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है कसीर लिसानी तालीम, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तालीम में ज़बान भी नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सह लिसानी फार्मूला, क्योंकि तालीमी पॉलिसी में ये कहा गया है कि इंसान जो है किसी 3 भाषा में सीख सकता है, हिंदी, इंग्लिश और उसके बाद अपनी मादरी ज़बान को फॉलो करके सीख सकता है, ठीक है। 17वां में लिखा हुआ है 117 में कि कुल ज़बान के नज़रिए से मुराद है, यानी कि कुल ज़बान का एक नज़रिया है, थ्योरी है, उससे क्या मुराद है। एक मफरूज़ा की ज़बान की आमोदिश सबसे छोटी इकाई हरूफ तहज्जी से शुरू होती है, भाई यही इसका सटीक आंसर है, ठीक है ना। ऑब्वियसली किसी भी चीज़ को सीखने के लिए इंसान कहाँ से, अल्फ़ाबेट, हरूफ तहज्जी का मतलब है अल्फ़ाबेट से ही वो क्या करता है, सीखना शुरू करता है। 17 के बाद में हम लोग चलेंगे यहाँ पर 18 आपको देखने के लिए मिलेगा। ज़बान की तदरीस का कौन सा रवैया याद करने को ज़बान की आमोदिश का एक उनसुर तस्लीम करता है, यानी कि एक उनसुर का मतलब एक तरीका तस्लीम करता है। तरसीली रवैया, कुल जिस्मानी रद्द अमल, साख्तियाती रवैया, कवायद के अज्जा के तर्जमे का रवैया, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, देखो भाई, आमोदिश जो है, आमोदिश के रवैये को यानी कि सीखने के रवैये को तस्लीम करता है, तो वो हो जाएगा आपका पहला तरसीली रवैया। तरसीली रवैया से मुराद है यानी कि संप्रेषण जिसे बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कम्युनिकेशन, यानी कि ज़बान की तदरीस का जो बेहतर रवैया हो सकता है वो क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन करो भाई एक दूसरे से, ठीक है ना, या फिर क्या उसको क्या बोलेंगे, उसको वार्तालाप जिसे बोलते हैं ना, वो करेंगे तभी जब आप सीख सकते हैं अच्छी तरीके से। 119 में कह रहा है कि काव्या ज़बान की उस्ताद है, लड़की है, एक काव्या नाम है उसका, किस ज़बान के उस्ताद है, किसकी भाषा की, यानी कि ज़बान के उस्ताद है। वो क्या कहते हैं कि वो आमोज़गारों से यानी कि सीखने वालों से मौजू की मुनासबत से अल्फाज ढूंढने और ऐसे अल्फाज बताने के लिए कहती है जो दूसरे लफ्ज़ों के पहले या बाद में जोड़े जा सकते हैं। आपने पढ़ा होगा साहिका और लाहिका, आपने नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ा दूंगा, इसके बाद जो क्लासेस आएंगे वो उस पर मैं डिस्कस कर दूंगा। ये कह रहा है कि भाई ये लफ्ज़ों का खेल है, ये क्या है, ये लफ्ज़ बनाना है, तरकीब लफ्ज़ी है या फिर लफ्ज़ों का हाल। देखो भाई, जब भी हम कोई चीज़ क्या कहते हैं जो इनके कहने के मुताबिक है ना, यानी कि पहले जोड़ना और बाद में जोड़ना, जैसे कि हाजिर से गैर हाजिर होता है ना, है ना, अमल से बेअमल होता है ना, ठीक है। तो इस तरीके से जो वर्ड हम जो लोग जोड़ के बनाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं तरकीब लफ्ज़ी, ठीक है ना। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा आपका, तीसरा नंबर का हो जाएगा, यानी कि तरकीब लफ्ज़ी इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप के समझ में आ गया होगा। और लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अब 120 में कह रहा है कि उस्ताद अपने आमोज़गारों की यानी कि जो सीखने वाला है ज़बान की सलाहियत जांचने के लिए सवाल तैयार करता है टीचर। वो इख्तिबास यानी कोटेशन के 5वें लफ्ज़ को छोड़ देता है और बच्चों से छोटे हुए अल्फाज को मालूम करने के लिए, जांचने के लिए कहता है। ये है भाई फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली जगहों को पुर करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला। ऑब्वियसली उस्ताद क्या कर रहा है, एक कोटेशन लिखता है, बीच में छोड़ देता है, फिर लिखता है, फिर बीच में छोड़ देता है। तो ऑब्वियसली यही है ना भाई, खाली जगहों को भरना। तो बाकी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, आप इसको इस तरीके से सटीक आंसर दे सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। किसी तरह का कोई सुझाव हो वीडियो से रिलेटेड, है ना, कि किस तरीके से आपको अच्छे लगते हैं पढ़ने में या क्या आप चाहते हैं, उस तरह से सुझाव जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।